अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि FA1 का पहला एरिया। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसे हैं कि जो कि पता होने चाहिए, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ। और इंशाल्लाह ताला इसको देखते हैं कि एज सुन एज पॉसिबल ये एरिया कवर हो जाए। तो सबसे पहले, बिजनेस क्या है भाई? बिजनेस एक ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एक बिजनेस क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है जिससे आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, आपका गोल क्या होता है कि आपने प्रॉफिट अर्न करना है, किसके लिए? अपने ऑनर्स के लिए। बहुत तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं, स्मॉल बिजनेस भी होते हैं, ऑनर मैनेज बिजनेस भी होते हैं, जो कि एक ऑनर जो है पूरा बिजनेस ऑपरेट कर रहा होता है। ठीक है। अब इसमें देखो, एक टाइप ऑफ बिजनेस कौन सा आ गया? सोल ट्रेडर, जिससे आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी कर रहे होते हैं। कहते हैं कि एक पर्सन है, एक शख्स है, वो ट्रेडिंग कर रहा होता है, वो ही सारी मैनेजमेंट वगैरह सारा बिजनेस जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, मैनेज कर रहा होता है। लीगली ये बंदा जो है और बिजनेस जो है एक ही खिलाते हैं। ठीक है, सोल ट्रेडर के केस में जो भी फाइनेंशियल रिस्क होते हैं सोल ट्रेडर के, वो उस पर्सन से जो कि उस बिजनेस को मैनेज कर रहा होता है उससे एसोसिएट होते हैं। इसको आप यूं ले लो कि एक शख्स अगर बैंक करप्ट हो गया, हो जाता है, तो भाई उसी की जिम्मेदारी है कि जो भी लाइबिलिटीज हैं, जो भी वो पैसे उसको पे करने हैं, वो क्या होता है, उसको करना है, चाहे उसका घर बिक जाए, उसकी गाड़ी बिक जाए, कुछ भी हो। ठीक। अच्छा जी। नेक्स्ट होता है पार्टनरशिप। अब ये भी सेल्फ एम्प्लॉयड ही इसमें आ रहा होता है, लेकिन इसमें क्या सीन है? इसमें ये सीन है कि ये जो बिजनेस है उसको रन कर रहे होते हैं या ओन कर रहे होते हैं एटलीस्ट दो या दो से ज्यादा लोग मिलके कर रहे होते हैं। लोग होंगे जिनको ये इंसान होंगे। ठीक है, मैं हूं, मेरे साथ एक और बंदा है, वो मिलके बिजनेस चला रहा है, वो पार्टनरशिप है। ठीक है, दो लोगों का होना जरूरी है, जिसको मारो तो हो निकले, मारो तो तकलीफ हो। ठीक है। और ऑब्वियसली इनका भी एक व्यू पॉइंट क्या होता है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि भाई हमने प्रॉफिट अर्न करना है। जो भी प्रॉफिट्स अर्न होते हैं पार्टनरशिप में, वो अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट आपस में शेयर किए जाते हैं। ठीक है। फिर एक तो आपके पास टाइप ऑफ कंपनी आ जाती है जिससे आप कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड कंपनी, या इसको एक और नाम दिया जाता है लीगली, वो क्या कहते हैं जी? लिमिटेड, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। ठीक है, ये सेपरेटली और लीगली एंटिटी होती है। ठीक है। जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन? कंपनी के ओनर्स। वो क्या करते हैं? वो अपॉइंट करते हैं डायरेक्टर्स को, जो कि उनके बेहाफ पे उस कंपनी को रन करते हैं, मैनेज करते हैं। ठीक है। जो लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, इसके बारे में कहा जाता है कि इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ओन ओनर। ठीक है, यानी कि ये बिजनेस है वो सेपरेट होता है अपने ऑन ऑनर से। किस तरह? अच्छा, ये गलती भाई आप सोल ट्रेडर पे नहीं करते ना, ये सिर्फ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी के लिए। क्यों इसके बारे में कहा जाता है? क्योंकि इसके बारे में ये है कि डायरेक्टर्स बिजनेस रन कर रहे हैं, शेयर होल्डर सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके बैठ गए। ठीक है, कल को अगर बिजनेस डूबता है, बैंक्रप्सी की तरफ चला जाता है, तो शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट की होगी मैक्सिमम वो ही लूज करेगा। कोई आके उसे ये नहीं कहेगा अपना घर बेच के पैसे उतारो, अपनी गाड़ी बेच के पैसे उतारो। कोई आएगा भी तो कह देगा देखो क्या लिखा हुआ है, लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, क्या लिखा हुआ है देखो। कहेगा देख लो ये क्या नजर आ रहा है तुम्हें, लिमिटेड
लाइबिलिटी कंपनी, बेटा मैंने जो इन्वेस्टमेंट की थी बस वही जाएगी, दैट्स इट। बाकी जो कंपनी के एसेट्स होंगे, कंपनी के जो एसेट्स होंगे, उसी को बिक के जो जितना पैसा उतर सकता है उतरेगा, शेयर होल्डर्स को कोई उसके बाद हाथ भी नहीं लगा सकता। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बात? जी सर, ये सोल ऑर्डर, सोल सोल ऑर्डर वाले जो है वो थोड़ा सा बताएं। बेटा सोल ट्रेडर का मैंने आपको ये बोला अच्छा, कि सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर था, मैंने उसका ये बोला कि लीगली एक ही पर्सन होता है जो बिजनेस चला रहा होता है, कल को अगर बिजनेस डूब जाता है तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक पार्टनरशिप है। में प्रॉफिट शेयरिंग हो रही होती है अकॉर्डिंग टू अ रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप भी अगर कल को बैंकरप्सी की तरफ चली जाती है तो वो एग्रीमेंट के मुताबिक, उनका घर बिके, गाड़ी बिके, उन्होंने बेच के सारी लाइबिलिटी, सारी पेमेंट्स करनी है। लेकिन ठीक है। लिमिटेड लाइबिलिटी की केस में कुछ भी हो जाए, शेयर होल्डर की सिर्फ इन्वेस्टमेंट जाएगी, दैट्स इट। और उनको या कि ये नहीं कहेगा शेयर होल्डर को कि घर बेचो, गाड़ी बेचो। क्लियर हो गई बात? जी जी सर, क्लियर हो गई है। अब अकाउंटिंग का पर्पस क्या है? बिजनेस ट्रांजेक्शन जैसे कि सेल्स हैं, परचेजेस हैं, वो रेगुलरली बेसिस पे होती हैं, ठीक है। अकाउंटेंट्स और बुक कीपर जो है वो रिकॉर्ड करते हैं इन ट्रांजेक्शन को। बुक कीपिंग जो है वो क्या है? वो एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। क्या होता है भाई? एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो आपकी रिकॉर्ड वगैरह हो रही होती हैं, उसको आप कहते हो बुक कीपिंग। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन को यूज करती है, कंपाइल करती है, ताकि क्या किया जा सके? फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जा सके। ठीक है। अच्छा जी, अब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स क्या होती हैं भाई? हम लोग काफी इसको डिटेल में ऑलरेडी देख चुके हैं। हमारे पास बिजनेस ट्रांजेक्शन, सेल्स हो गई, परचेजेस हो गई, पेमेंट्स हो गई, पेमेंट्स रिसीव कर ली जिसको आप रिसीट्स कह रहे हो, पेरोल, सैलरीज वगैरह, पैटी कैश, और फाइनेंसिंग यानी कि आपने जो भी लोन वगैरह लिया, इस टाइप की बेसिकली आपके पास ट्रांजेक्शन होती हैं। ठीक है। सेल्स क्या होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है बिजनेस की भाई, जिससे आपकी जो में एक ट्रेडिंग एक्टिविटी है, फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी की ट्रेडिंग एक्टिविटी क्या है? कि भाई मैंने स्टूडेंट्स को कोर्सेज बेचने हैं, पढ़ाना है, और उस ट्रेडिंग एक्टिविटी से जो पैसा आएगा वो मेरी सेल है, वो मेरा रेवेन्यू है। परचेजेस क्या है भाई? सेल्स करने के लिए जो मैं गुड्स वगैरह, रॉ मटेरियल वगैरह खरीदता हूँ, उसको फिर मैं उससे अपनी एक प्रोडक्ट बनाता हूँ, फिर उसको आगे सेल करता हूँ। तो जो मटेरियल वगैरह खरीद रहा हूँ प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो मेरी परचेजेस है। दूसरी भी जो परचेजेस जैसे कि रोजमर्रा की मेंटेनेंस वगैरह के लिए चाहिए, वो भी क्या है? बिजनेस की परचेजेस है। पेमेंट्स और रिसीट्स क्या है भाई? कोई भी बिजनेस चलाने के लिए पेमेंट्स वगैरह कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, रेंटल पेमेंट है, कोई रॉ मटेरियल वगैरह ले रहा हूँ, कोई साइड पे कोई चीजें ले रहा हूँ भाई, ऑफिस वगैरह की साफ सुथराई वगैरह के लिए, वो क्या है? वो मेरी पेमेंट है। रिसीट्स क्या है? जो मैं कस्टमर से पैसा रिसीव कर रहा हूँ वो मेरी रिसीट है। पैटी कैश ट्रांजेक्शन, वी ऑल नो, जो रोजमर्रा के छोटे मोटे खर्चे होते हैं भाई, चाय, पानी, साफ सफाई का सामान, वो स्टैंपे शैम्पे, ये वो। पेरोल ट्रांजेक्शन क्या है भाई? सैलरीज वगैरह, लेबर की पेमेंट्स वगैरह, ये पेरोल है मेरा। ठीक है। जी जी सर, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स क्या है? वो फंड्स, वो पैसे जो कि मुझे बिजनेस चलाने के लिए चाहिए हैं। भाई रोज बिजनेस को आगे लेके भी तो जाना है, तो बिजनेस को आगे लेके जाना है, तो उसको चलाने के लिए मुझे पैसे चाहिए, चाहे वो मैं अपने घर से लेकर आऊं, चाहे वो मैं जाके बैंक से लोन लूं, चाहे वो मैं जाके अपने शेयर होल्डर से लूं। ये क्या है? ये फाइनेंसिंग ट्रांजेक्शन है। क्लियर है बात? जी सर, क्लियर है, इधर तक क्लियर है। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है भाई, हम लोगों को पता है हम क्या करते हैं, हर ईयर एंड पे बनाते हैं। हमारे कोर्स में जो दो मेन टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट्स हैं, जो FA1 का पार्ट्स हैं, वो कौन कौन सी हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है।
स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस क्या है? समरी है जिसके अंदर हम लोग सारी बिजनेस के इनकम्स और एक्सपेंसेस दिखा रहे होते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी में अटैच्ड होती है स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जो हमारे इक्विटी एलिमेंट्स जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट और अदर कॉम्प्रिहेंसिव में आ रहे होते हैं, इक्विटी एलिमेंट्स, वो कहाँ आते हैं? अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में। लेकिन हमें अभी आपको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अभी आपका FA1 का कोर्स का पार्ट नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको इसका एक इंट्रोडक्शन देना था। ठीक हो गई बात? जी जी सर, ठीक हो गई। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बाय बिजनेस के जो एसेट्स कितनी है, बिजनेस की इक्विटी कितनी है, बिजनेस की लाइबिलिटी कितनी है एक पर्टिकुलर डेट पे, वो कहाँ आता है? वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आता है। अब इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के कौन से कंपोनेंट्स होते हैं हमारे? नंबर 3, एक मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, एक मैंने आपको बताया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ये दो चीजें हमारे FA1 का कोर्स का पार्ट है। लेकिन उसके अलावा हमारे पास आता है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, जो कि आगे जाके हम लोग ACCA में पढ़ेंगे, अभी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है? कितना कैश आया, कितना कैश गया, कहाँ पे आपका कैश गया, कहाँ से आपका पैसा आया, ये स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो आपको बता रहा होता है। इसका इंट्रोडक्शन आपके लिए ये है। फिर स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, ये क्या है? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में आपको बताया जाता है कि भाई आपकी जो इक्विटी है, आपका जो कैपिटल है, उसमें कहाँ पे कमी हुई, कहाँ पे कहाँ से इक्विटी ज्यादा हुई, कहाँ से इक्विटी वगैरह कम हुई। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको इसकी डिटेल देती है। और फाइनली हमारे पास फिफ्थ कंपोनेंट होता है नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसके अंदर हर ट्रांजैक्शन की डिटेल होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के यूजर्स के लिए। लेकिन वंस अगेन, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। अभी आगे जाके पढ़ेंगे आगे के पेपरों में, ये भी हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है और ये भी हमारे कोर्स का पार्ट अभी नहीं है। सिर्फ जाहिर है आपको मैंने एक इंट्रो देना था तो वो दिया। क्लियर हुई बात या नहीं? जी जी सर, क्लियर हो गई। अच्छा भाई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस एंड अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखो इस तरह की होती है। आपके सामने एक परफॉर्मा है। आप 2 ईयर के से कंपैरिजन बताए हुए हैं। रेवेन्यू आपकी सेल्स है। ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स आ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स, भाई जो रेवेन्यू अर्न करने के लिए हमारी कॉस्ट लगी, हमने इन्वेंट्री बनाई, हमने परचेजेस करी, ये सारी चीजें कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह अभी आगे जाके हम डेप्थ में पढ़ेंगे भी। अभी सिर्फ आपके लिए इंट्रो है। देखो कॉस्ट ऑफ सेल लेस हो गई, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है। फिर आपके सेलिंग एक्सपेंसेस जो भी लग रहे हैं, फिर जनरल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल, फिर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया। ठीक है। फिर रेंटल इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, ये आपकी अदर इनकम है। ये आपकी क्या है? अदर इनकम है, क्योंकि ये आपकी बिजनेस की मेन एक्टिविटी नहीं है। फिर प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस आपका आ गया। फिर हमने प्रॉफिट बिफोर फाइनेंसिंग एंड इनकम टैक्सेस के बाद इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो भी हमारे थे बोरिंग के ऊपर, वो हमारे आ गए, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस वगैरह। फिर हमारे पास आ गया प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्सेस। फिर हमने इनकम टैक्स डिडक्ट करा तो हमारा प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ठीक है। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम जो कि हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, अगर हमारी कोई प्रॉपर्टी में चेंजेस होती हैं वो हमारी इक्विटी में जाती हैं, वो इसके अंदर आ जाता है। दैट्स इट। ये सिर्फ दिखाने की हद तक। दैट्स इट। अभी आपको इसको इतना सीरियस, इस पोर्शन को सीरियस नहीं लेना, क्योंकि ये कोर्स का पार्ट नहीं है। सो
अब ये मैंने आपको डेप्थ में बता दिया कि जी हमारी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में क्या क्या चीजें आती हैं, और ये ही इसके अंदर नोट्स में आगे क्यूरी में अगर आपने पढ़ना तो पढ़ लो ना। पढ़ने में इतना मजा नहीं आएगा, सुनने में ज्यादा मजा आया होगा। चलो, अब आ जाती है आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कैसे बनेगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एट 31 दिसंबर, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, देखो 2 सालों का फिर वही कंपैरिजन 2 सालों की हमने बना रही है। पहले हमारे पास क्या आते हैं? नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में देखो आपकी प्रॉपर्टी आ रही है, आपकी इक्विपमेंट्स आती हैं, आपकी मोटर व्हीकल्स आ रही हैं। फिर आपके करंट एसेट्स आते हैं जिसमें आपकी इन्वेंट्री आ गई, आपके ट्रेड रिसीवेबल्स आ गए, आपके कैश एट बैंक आ गया। और फिर आपके ये देखो क्या आ रहे हैं, टोटल एसेट्स। फिर आपका कैपिटल आ गया, भाई कितना कैपिटल साल में इंट्रोड्यूस हुआ है, रिटेन अर्निंग कितनी है, ये हमारा टोटल कैपिटल आ गया। फिर आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज आ गई, फिर आपकी करंट लाइबिलिटीज आ गई, और टोटल कैपिटल एंड लाइबिलिटीज आ गई। आप एक चीज, आपकी एसेट साइड, आपकी एसेट साइड और आपकी इक्विटी और लायबिलिटी साइड इक्वल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तब जाके आपकी बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल, ये देखो 46,300, ये देखो 46,300 इक्वल हो रहा है। जी सर, इक्वल हो रहा है। इसी तरह ये देखो 45,500, 550 इक्वल हो रहा है। जी जी। ये देखो इक्वल हो रहा है। जी जी। अब ये कंपोनेंट्स वगैरह आ गए आपके स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के, जो कि मैंने आपको डेप्थ में बता दिया। अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है, और आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के यूजर्स कौन होते हैं? भाई बिजनेस के मैनेजर्स इसके यूजर्स होते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने बिजनेस चलाने के लिए, आगे ऑपरेट करने के लिए उनको ये चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए कि भाई हमारे क्या रिजल्ट्स वगैरह आ रहे हैं। ठीक है, आपके ओनर्स को चाहिए होती है भाई इंफॉर्मेशन। क्यों इंफॉर्मेशन चाहिए? जाहिर है उन्होंने अल्लाह वास्ते तो इन्वेस्ट नहीं करा, उनको भी तो रिटर्न चाहिए। ठीक है बात। टैक्स अथॉरिटीज को चाहिए, क्यों? उन्होंने आपसे टैक्स लेना है। फ्यूचर इन्वेस्टर्स को चाहिए। अब फ्यूचर इन्वेस्टर्स ऐसे ही तो नहीं है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर देगा, वो ज़ाहिर है देखेगा कि आपके बिजनेस के रिजल्ट्स कैसे हैं। बैंक मैनेजर्स को चाहिए, क्यों? बैंक में, और वो इसी बेसिस पे डिसाइड करेंगे आपको लोन देना है कि नहीं ले देना। आपके सप्लायर्स को चाहिए, उनको क्यों चाहिए? वो ऐसे ही आपको क्रेडिट पे माल तो नहीं दे देंगे, ज़ाहिर है आपके रिजल्ट्स वगैरह देखेंगे तो आपको वो देंगे भाई, माल वगैरह देंगे। इसके अलावा क्या रिपोर्ट्स होती हैं जो कि डिटेल रेगुलर बेसिस पे चलती हैं? आपकी सेल्स रिपोर्ट्स होती हैं कि भाई सेल्स कैसी जा रही है, सेल्स की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है। फिर डिटेल्ड एनालिसिस होते हैं एक्सपेंस के। ठीक है, डिटेल एनालिसिस होते हैं एक्सपेंसेस के कि भाई अच्छा ये जो एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल सैलरीज का, इस महीने सैलरीज क्यों बढ़ी हुई नजर आ रही है, उसकी रीजन क्या है? अगर कम हो रही है तो उसकी रीजन क्या है? यार मिसलिनियस एक्सपेंसेस है, यार ये बढ़ रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? मिसलिनियस एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, तो क्यों कम हो रहे हैं? ये हर महीने एनालिसिस करना होता है कि क्यों करते हैं ये एनालिसिस। यार कोई ट्रेंड से हट के कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं आ रही। ठीक है, समझे हो बात? सर ये दोबारा रिपीट करें, क्या आपने किस तरह कहा? मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एनालिसिस जो है हम लोग क्यों करते हैं? हम लोग इसलिए करते हैं कि हमें ये देखना होता है कि यार कोई एबनॉर्मेलिटी, रूटीन से हट के तो नहीं एक्सपेंसेस एकदम से हो गए। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्सपेंस आ रहा था 5 से 10 हजार के बीच में। ठीक है, ठीक है। एकदम से हट के एकदम से ये 1 लाख का नजर आ रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? 5 से 10 हजार के दरमियान ये एक्सपेंसेस आ रहे थे, एकदम से 100,000 के आ रहे हैं, क्यों?
तो इसलिए हमें एनालिसिस करना होता है ताकि हमें पता रहे कि यार ये अपनी रेंज के दरमियान ही चल रहे हैं या ये एकदम से इनके अंदर कुछ उल्टा पुल्टा तो नहीं हुआ। क्योंकि जाहिर है अगर उल्टा पुल्टा हुआ हो सकता है कि भाई कोई लंबा खर्चा पड़ गया हो, कोई रिपेयर वगैरह लंबी हो गई हो, और ये भी हो सकता है कि किसी ने कोई घुमाओ फिराओ किया हो, तो वो इन्वेस्टिगेट करना होता है। आई ठीक बात है। समझ? जी जी सर, आ गई समझ। अब इसी तरह आपके पास ट्रेड रिसीवेबल लिस्टिंग्स होती हैं जो कि आपके कस्टमर ने आपको कितना पैसा देना है, कितना रहता है, कितना दे चुके हैं, ये पता चलता है। फिर इन्वेंटरी रिपोर्ट्स होती हैं। इन्वेंटरी रिपोर्ट्स में हाँ भाई हमारे पास कितनी इन्वेंट्री पड़ी है, कितनी निकल गई है, कितनी इन्वेंट्री हमारी खराब हो गई है। फिर कैश एंड बैंक बैलेंसेस होते हैं कि भाई इसके अंदर वही कैश फ्लो फोरकास्ट, कितना कैश आया, कितना गया, कौन से बैंक में कितना पड़ा है, किस बैंक को कितना लोन देना है। फिर मैनेजमेंट अकाउंट्स होते हैं, ये इंटरनल अकाउंट्स होते हैं जो कि जिसके अंदर आपके बजट्स वगैरह होते हैं, और ये सिर्फ मैनेजमेंट के हाथ में होते हैं। ये कभी भी शेयर होल्डर वगैरह से शेयर नहीं होंगे। ठीक है। अब जी ये डेफिनेशंस जरा ध्यान से सुनना समझना, ये सारी जिंदगी काम आएंगे तेरे। ठीक है। अब एसेट क्या होता है? एन एसेट इज द प्रेजेंट इकोनॉमिक रिसोर्स। एन एसेट is the present economic resource controlled by the entity as a result of past events. And economic resource is a right that has a potential to produce economic benefits. बेनिफिट। ठीक है। देखो क्या बोला, इकोनॉमिक रिसोर्स है, इकोनॉमिक रिसोर्स है, कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। वर्ड क्या यूज हो रहा है? कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी। सर ओन का वर्ड क्यों नहीं यूज हुआ, कंट्रोल का वर्ड क्यों नहीं यूज हो रहा? कि भाई हम ऑनर क्यों नहीं है, ऑनर का वर्ड क्यों नहीं यूज, कंट्रोल का वर्ड क्यों नहीं यूज हो रहा है? क्योंकि देखो बहुत सारे एसेट्स ऐसे होते हैं जो कि हम लीज पे लेते हैं, जो कि हम लीज पे लेते हैं। लीज पे लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप गए, आपने जाके बैंक से गाड़ी लीज पे ली। ठीक है। ठीक है। ठीक है। इतना आपको पता होगा कि जब आप गाड़ी लीज पे जाके लेते हो तो आपको गाड़ी चलाने के लिए बैंक की तरफ से अथॉरिटी लेटर मिल जाता है, और जब तक गाड़ी के पैसे पूरे नहीं हो जाते गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर नहीं होती। नहीं होती। लेकिन गाड़ी आप चला रहे हो, गाड़ी के मजे आप ले रहे हो, इधर उधर आप घूम फिर रहे हो। ठीक है। अगर गाड़ी का खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है तो कौन भरता है? बैंक भरता है कि आप भरते हो? आप भरते हो। ऐसा ही है क्या नहीं? जी जी सर, ऐसे ही है। तो इसलिए कंट्रोल का वर्ड यूज करा है कि भाई इकोनॉमिक रिसोर्स कंट्रोल बाय द एंटिटी, भाई आपके कंट्रोल में है एज अ रिजल्ट ऑफ पास इवेंट। पास इवेंट में जाके कुछ ना कुछ किया होगा ना, लीज पे ली होगी या अपने नाम पे खरीदी होगी या जो भी। ठीक है। और आपके ठीक है। पास एक राइट आ जाती है कि भाई उससे जो भी इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आप हासिल करोगे, वो आप हासिल आप करोगे। हासिल करोगे। तो ये क्या है? एसेट है आपका। ऐसे। ठीक है। यहां तक कोई मसला है? अब नो इसकी क्या सर। एग्जांपल आ सकती है भाई? सर इसकी एग्जांपल दें। कार है, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है। हो गया। सर इसमें इक्विपमेंट्स छोटे हैं, छोटे। इक्विपमेंट्स हैं। अब हमारे पास दो तरह के एसेट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं? टू दो टाइप्स। तरह के होते हैं। एक आपका आ गया करंट एसेट और एक आ गया आपका नॉन करंट नॉन एसेट्स। करंट एसेट। ठीक है। अब ठीक है। करंट एसेट्स वो होते हैं जिससे एक्सपेक्टेड होता है कि हम उसको विद इन अ ईयर यूटिलाइज कर लेंगे, यानी कि लेस देन 12 मंथ्स। ठीक है। जैसे कि आपकी बिजनेस की इन्वेंट्री होती है भाई, विद नॉर्मली
विद इन ईयर इन्वेंट्री बना के हम लोग बेच देते हैं साल के अंदर अंदर। ठीक है। इसी तरह आपका ट्रेड रिसीवेबल होता है, यानी कि जो क्रेडिट कस्टमर से आपने पैसा लेना होता है वो आप एक साल के अंदर अंदर रिसीव कर लेते हो। ये आपका करंट एसेट है। और क्या है? आपका कैश एंड बैंक बैंक रिजर्व वगैरह, ये भी ये माना जाता है कि भाई आप एक साल के अंदर अंदर यूटिलाइज कर लेते हो। ठीक है। नॉन करंट एसेट क्या है? वो एसेट्स जो कि बिजनेस सालों तक यूज करता है, यानी कि मोर देन 12 मंथ्स। जैसे कि आपकी बिल्डिंग, इसकी एग्जांपल है। आपकी गाड़ी, क्या एक साल यूज करके खड़ी कर दोगे? नहीं करोगे सालों तक। इक्विपमेंट्स, आपकी मशीनरी, इसी तरह लैंड। कोई मसला यहाँ तक? नो सर। लाइबिलिटीज क्या है? लाइबिलिटीज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन of the entity to transfer economic result as a result of past events। क्या है भाई? इस बोल रहा है कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है एक एंटिटी की कि वो ट्रांसफर करेगा इकोनॉमिक रिसोर्स एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ठीक है। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? अब इसको और थोड़े जरा, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या है? आपकी ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, कि आपके पास अब कुछ प्रैक्टिकल एबिलिटी नहीं है कि आप अवॉइड करो उस पेमेंट वगैरह को। फॉर एग्जांपल, आप आए, आप गए, आपने कहा यार मुझे लोन पे, मैं तुम्हें 30 डेज बाद पेमेंट कर दूंगा, मुझे ये रॉ मटेरियल खरीदना है। ठीक है। तो ये आपकी क्या हो गई? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गई कि आपने अब 30 डेज के अंदर अंदर उसकी पेमेंट करनी है। ये क्या हो गई आपकी? बोलो। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन, बिल्कुल। देयर मस्ट हैव बीन अ पास्ट इवेंट। पास्ट इवेंट होना जरूरी है इस ऑब्लिगेशन को राइज होने के लिए। वो पास्ट इवेंट क्या था? आप मेरे पास आए थे, मैंने आपको वो माल दे दिया था, और अब आपने आगे जाके आपकी ये प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो गई, आपने मुझे पेमेंट करनी है। ठीक है। ऑब्लिगेशन टू ट्रांसफर इकोनॉमिक रिसोर्स। इकोनॉमिक रिसोर्स आप मुझे क्या ट्रांसफर करोगे? जाहिर है पैसे, यस सर। या फिर अपना कोई एसेट। ठीक है ना? जी अब जी सर। इसी तरह भाई आपकी दो तरह की लाइबिलिटी, टू टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज हैं। कौन कौन सी? करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी और नॉन करंट लाइबिलिटीज। नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होगी? लाइबिलिटीज जो कि आपने पे करनी है विद इन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर, यानी कि लेस देन 1 ईयर। कैसे? जैसे कि ट्रेड पेएबल्स। आप आए थे, आपने कहा था यार मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, मुझे रॉ मटेरियल वगैरह दे दो। वो अभी एग्जांपल दी। ये आपका ट्रेड पेबल्स है, ये आपको लेस देन 1 ईयर पे करने होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एक पे में बैंक से लोन होता है जो कि बैंक की डिमांड पे आपको उसको पे ऑफ करना होता है। जब बैंक कहेगा आपको उसको करना है, वो है बैंक ओवरड्राफ्ट। फिर इसी तरह टैक्स पेमेंट्स, टैक्स लाइबिलिटीज, ये भी आपको एक सर्टेन टाइम में पे करनी है। क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। 1 ईयर से जो कम आपका हो उसको करंट लाइबिलिटीज बोलेंगे ना। नॉन करंट लाइबिलिटीज क्या है? जो कि ग्रेटर देन 12 मंथ, जिसमें लगता है, जिसमें एक साल से ज्यादा लगता है। अब जैसे कि इसकी एग्जांपल क्या है भाई? बैंक लोन्स हैं। बैंक लोन्स हैं जो कि होते हैं भाई, लोन जो कि आप 1 साल, 2 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में पेमेंट्स कर दो। ठीक है। और कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होती हैं जो कि मोर देन 1 ईयर बाद आप जिनकी पेमेंट्स करते हो। ये क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, नॉन करंट लाइबिलिटी है, सॉरी। फिर कैपिटल। कैपिटल क्या है?
कैपिटल जो है आप कह लो बिजनेस के नेट एसेट्स, बिजनेस के नेट एसेट्स कैसे, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, वो क्या है, वो आपके कैपिटल है, वो आपके नेट एसेट्स है। अगर इसको बिल्कुल ही एक सादा अल्फाज में बात करें, कैपिटल क्या है, जो बिजनेस को चलाने के लिए बिजनेस में जो आप पैसा लगाते हो, वो क्या है आपका कैपिटल कैपिटल है। है। जी जी। ठीक है। एक जी जो सर। बिजनेस का ऑनर होता है, वो मॉनेटरी तौर पे वो क्या देखता है भाई, कि भाई बिजनेस में इन्वेस्टमेंट लेकर जानी है। फॉर एग्जांपल, मैंने ये बिल्डिंग लेनी है भाई, बिजनेस चलाने के लिए उसका रेंट देना है, तो ये मुझे शो चलाना है, क्लासेस चलानी है, उसके लिए मुझे लैपटॉप चाहिए, उसके लिए मुझे ये टैबलेट चाहिए, मुझे चाहिए, तो भाई ये सब चीजें मैनेज करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगा। ठीक है। फिर ये मेरे कोर्सेज बनेंगे, ये बिकेंगे, तो फिर क्या होगा, प्रॉफिट अर्न होगा। याद रखना, कैपिटल एक तरह की क्या है, लाइबिलिटी है। इट इज अ स्पेशल लाइबिलिटी, क्योंकि ओनर अपने बिजनेस को ओ करता है भाई पैसा। ठीक है। अब मैं बिजनेस में तब मेरा कैपिटल था, मुझे घर पे कोई जरूरत थी, मैं गया, मैं वो सामान उठा के अपनी दुकान से अपने घर पे ले गया। बिजनेस पे तो मुझे पैसा डालना है ना, अगर उसको चलाना है आगे, इसलिए कहा है। ठीक है। जी सर, क्लियर है। अब दो तरह की होती है। एक जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, जैसे मेरा बिजनेस है अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी का मेन एक्टिविटी बताओ। अकाउंटेंसी की मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है? अकाउंटेंट की मेन एक्टिविटी क्या है? हाँ, सेल, अकाउंटेंसी है ना भाई। जितनी भी वो सेल परचेज ये चीजें देखना। ये अकाउंटेंसी, ये इसकी अच्छा। मेन बिजनेस एक्टिविटी क्या है भाई? ऑनलाइन क्लासेस देना, सीसीए की, पढ़ाना। ठीक है, बच्चों को पढ़ाना, ये मेन बिजनेस एक्टिविटी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। तो भाई अकाउंटेंसी बच्चों को पढ़ा रहा है, मैं आपसे पढ़ा के जो मैं फीस अर्न कर रहा हूँ, ये मेरी मेन बिजनेस एक्टिविटी है। और ये मेरी क्या कहलाएगी, ये मेरी सेल कहलाएगी, ये मेरी सेल कहलाएगी। ठीक है। सेल कहलाएगी, या ये मेरा रेवेन्यू कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। लेकिन अब मैं जाऊं और मेरे पास एक गाड़ी थी, एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, मेरे संभाल की नहीं थी, मैंने क्या करा, वो गाड़ी उठाई और वो मैं गाड़ी बेच के प्रॉफिट कमा लिया, तो क्या वो मैं रेवेन्यू में डाल सकता हूँ? नहीं। वो रेवेन्यू में वो रेवेन्यू में नहीं आएगा, वो मेरी अदर इनकम होगी। वो मेरी, बोलो। वो आपकी अदर इनकम होगी सर। थोड़ा सा डिफाइन कर सकते हैं वो? उसका भी आपने प्रॉफिट कमाया है ना, तो वो रेवेन्यू में क्यों नहीं आ सकता? क्या चीज? आपने गाड़ी सेल की, ठीक है। तो बताया तो है, देखो भाई, मैंने क्या कहा, मैंने कहा मेरी जो बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, अच्छा। जैसे कि मैं ये सेल्स, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा के जो काम कर रहा हूँ, ये क्या है, ये मेरे मेन बिजनेस की मेन एक्टिविटी है। इससे जो कमाऊंगा, ये मेरी सेल है, ये मेरा रेवेन्यू है। ठीक है। जो मेरी एक गाड़ी पड़ी हुई थी साइड पे, वो मेरे रोजमर्रा के यूज की नहीं थी, मैं इतना यूज नहीं कर रहा था, मैं गया उसको बेचा, उससे प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। वो मेरा रेवेन्यू नहीं होगा, वो मेरी अदर इनकम होगी। क्यों? क्योंकि भाई वो मेरी बिजनेस की क्या मेन एक्टिविटी है? नो सर। वो मेरी एक वन ऑफ ट्रांजेक्शन है, कभी कभी कर लिया, ठीक है। तो वो क्या है, वो मेरी अनदर। अदर इनकम है। सर। फर्क समझ गए दोनों में? जी सर। चल, अब बिजनेस है, बिजनेस को चलाएंगे तो जरा जो शो चलाना है, उसको चलाने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर्स भी होंगे रोज, जिससे आप कहते हो बिजनेस रनिंग एक्सपेंडिचर्स। क्या?
भाई एक जाहिर है मैंने एक बिल्डिंग ली होगी, उसका रेंट दे रहा हूँ, ठीक है। गैस का खर्चा होगा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा होगा, मेरे एम्प्लॉयज की पेमेंट्स होंगी, मुझे स्टेशनरी चाहिए होगी, मुझे रोजमर्रा बिल्डिंग वगैरह की नॉन करंट एसेट्स की रिपेयर वगैरह कराना होगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट होगी। मेरा ये लैपटॉप है, इसकी मेंटेनेंस वगैरह हो सकती है, टैबलेट की मेंटेनेंस हो सकती है, ये मैं पेन यूज कर रहा हूँ, ये इसको कुछ हो जाए तो इसको जाके मुझे नया लेना होगा, ये इसको ठीक करवाना होगा। ठीक है, मशीनरी होगी, कोई व्हीकल्स होंगी, डिफरेंट ऑफिस की रेनोवेशन हो सकती है। ये क्या है? ये एसेट, ये एक्सपेंडिचर हैं, ये रनिंग एक्सपेंडिचर हैं। अब हमारे पास दो तरह के एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर भी हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं। दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है एसेट एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस, एसेट एक्सपेंस। और एक होता है एक्सपेंसेस। ठीक है, एसेट एक्सपेंडिचर को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कहते हैं। अच्छा जी। एक्सपेंसेस जो होते हैं, जो कि वो कौन सा एक्सपेंडिचर जो कि बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंडिचर चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं रेंट दे रहा हूँ, जैसे कि मैं गैस का बिल दे रहा हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहा हूँ, या एम्प्लॉयज की सैलरीज दे रहा हूँ, या स्टेशनरी वगैरह ले रहा हूँ, ठीक है, या रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो रही है, इसको सीधा सीधा इसको सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस में, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, जहन्नम में एक्सपेंस आउट कर देंगे, जहन्नम में डाल देंगे। समझ गए? जी सर। अब दूसरा मेरा जो एसेट एक्सपेंडिचर, दूसरा जिसको मैंने एसेट एक्सपेंड ऐसे नॉन नॉन करंट एसेट लिया बिजनेस चलाने के लिए, फॉर एग्जांपल कोई शॉप ली, कोई बिल्डिंग ली, ठीक है, बिजनेस चलाने के लिए लॉन्ग टर्म में, कोई मशीनरी, कोई गाड़ी ली, ठीक है, ये मैंने टैबलेट ली, ये मैंने लैपटॉप लिया पढ़ाने के लिए, ठीक है। अब क्या है? ये वो एसेट्स हैं जो कि मुझे आगे बिजनेस लॉन्ग टर्म में कमा के देंगे। क्या करेंगे? कमा के देंगे, मदद करेंगे। कमा के देंगे। तो मैं इसको एक्सपेंस नहीं करूंगा, मैं इसको एक्सपेंस नहीं करूंगा, मैं इसको जहन्नम में नहीं डालूंगा, मैं इसको एसेट्स। इ- इसको कैपिटलाइज करूंगा इन कॉस्ट ऑफ एसेट। आई बात समझ? जी सर। इसी तरह एक ऑफिस था, एक बिल्डिंग थी, मैंने उसकी रेनोवेशन कराई, या मेरी एक गाड़ी थी, इसकी मैंने ओवरहॉलिंग कराई, ठीक है, ये मैंने टैबलेट जाके अपग्रेड करवा ली, ठीक है। अब इससे क्या होगा भाई? और बिल्डिंग की रेनोवेशन कराई तो बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाएगी, बिल्डिंग इंप्रूव हो जाएगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। ये मैंने टैबलेट जाके अपग्रेड करा ली, इसकी परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, ठीक है, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। तो ऐसे एक्सपेंडिचर को, जिससे क्या होगा कि लॉन्ग टर्म में मेरे बेनिफिट्स बढ़ जाएंगे, वो भी मेरा एसेट एक्सपेंडिचर कहलाएगा, और उसको मैं क्या करूंगा? क्या करूंगा? कैपिटलाइज करेंगे उसको। एग्जैक्टली exactly. आई समझ में या नहीं आई? जी सर, आ गई समझ। आप देखो, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कौन कौन सी हैं? रेलेवेंस, फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, कंपैरेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, टाइमलीनेस, और और अंडरस्टैंडेबिलिटी, एबिलिटी। यस, ठीक है। रेलेवेंट, जी। भाई जो इंफॉर्मेशन है वो रेलेवेंट होनी चाहिए, जो जिस काम के, जो हमारा मकसद है, जो हमारा काम है,
उससे रेलेवेंट होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत बच्चों वाली एग्जाम्पल इसके लिए, भाई आप F1 का पेपर पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं आपको लेके बैठ जाऊं यार कि यार इस बच्चे को मैं एकदम से चीता बना देता हूँ, मैं इसको ना स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग का पेपर, SBR का पेपर पढ़ा देता हूँ, ये तो चीता हो जाएगा। तुम्हें अकाउंटिंग का पता नहीं है, मैं तुम्हें बैठ के SBR, क्या तुम्हारे काम की है? नहीं, अभी नहीं है। समझे बात या नहीं? जी जी सर, जिस समझ आ गई। मकसद के लिए जो आपका काम है, जो आपका मकसद है, उससे उससे रेलेवेंट होनी चाहिए, उसके मुताबिक वो चीज होनी चाहिए। अभी तुमने FA1 पास करना है, फिर FA2 करना है, फिर F3, फिर FA करोगे, फिर FR करोगे, फिर SBR तुम्हारे लिए जाके रेलेवेंट होगा। अभी नहीं है। जी जी। फेथफुल रिप्रेजेंटेशन, इंफॉर्मेशन जो है वो फेथफुली रिप्रेजेंट होनी चाहिए। जो भाई अगर 500 की 500 का खर्चा है तो 500 दिखाओ, अगर 1000 की इनकम है 1000 दिखाओ, जो है वो ही दिखाना है। ठीक है, इंफॉर्मेशन कंप्लीट होनी चाहिए, न्यूट्रल रहनी चाहिए, उसके अंदर कोई एरर ना हो, उसके अंदर कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, ये है फेथफुल रिप्रेजेंटेशन। आप रिजल्ट है उनके बल हो, साथ पैरेलरिटी इंफॉर्मेशन, उसके साथ कोई एविडेंस हो। ठीक है, आप कहो, आप घर जाके कहो अपने भाई को, भाई मेरे FA1 में 100 मार्क्स आए हैं, ठीक है, वो कहेगा भाई कैसे मान लूं, कोई वेरीफाइबिलिटी है? आप कहोगे ये देख लो, ये पोर्टल पे रिजल्ट आ गया, इसका एविडेंस है, ये है वेरीफाइबिलिटी। समझे जी बात? जी सर, समझ आ गई। इंफॉर्मेशन टाइमलीनेस होनी चाहिए। टाइमलीनेस क्या? भाई पेपर देना है 2 महीने बाद, कोर्स खत्म हो 4 महीने बाद, कोई फायदा है? नो सर। 2 महीने में ही कोर्स खत्म होना चाहिए। टाइमलीनेस, अंडरस्टैंडेबिलिटी, आपको उर्दू समझ में आती है, को लेक्चर में कोई फायदा है? नो सर। तो भाई वो अंडरस्टैंड आ सके चीज, ठीक है, इस तरह वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की गई हो। हाँ जी। तो यहाँ तक कोई मसला, नो सर, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है, ठीक है। जी तो सर। यह हमारा पहले दो एरियाज जो हैं FA1 के, वो क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। ये है मेरा WhatsApp, ठीक है, आप डायरेक्टली मुझे मैसेज वगैरह कर सकते हो, ये सेव कर लेना। और इस क्लास में इतना ही।